अब अगली संस्था यूएनओ जिसके बल पर कार्य करता है और एक तरीके से वो उसका मुख्य कार्यालय है, उसे कहते हैं सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट। सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट के मुखिया कौन है? मैंने आपको बताया था सेक्रेटरी जनरल। और पहले कौन से थे? ट्रिग्वे ली, नॉर्वे के। उसके बाद लगातार अभी वर्तमान में पुर्तगाल के हैं सेक्रेटरी जनरल, जिसे हिंदी में महासचिव भी कहते हैं। ये सचिवालय का काम क्या होता? सचिवालय का काम है संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी कार्यों का संचालन करना। और संचालन से तात्पर्य क्या है कि जितने भी कम्युनिकेशन है, करस्पॉन्डेंस है, पत्राचार हैं, सूचना है, मीडिया है, इस सब के साथ जनसंपर्क है, ये सबके साथ तालमेल बैठाना। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो विभिन्न अंग हैं इनके बीच में तालमेल बैठाना। महासचिव का चयन कौन करते हैं? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा करती है और कार्यकाल 5 वर्ष का। मैं एक बार पुनः आपको बता दूं कि सचिवालय या यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल का कार्यकाल 5 वर्ष का, सचिवालय के मुखिया का कार्यकाल 5 वर्ष का और महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का। हर वर्ष ये चुने जाते हैं। कौन? महासभा के अध्यक्ष। मैं बात कर रहा हूँ सचिवालय की। तो सचिवालय में एक सेक्रेटरी जनरल, उसके मातहत 8000 कर्मचारी हैं लगभग, जिसमें सभी श्रेणी के हैं, प्यून से लेकर उप महासचिव, उप सचिव और अन्य अधिकारी, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो, चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे एस्टैब्लिशमेंट डिपार्टमेंट हो। ऐसे विभिन्न तरह के डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इन सभी डिपार्टमेंट की देखरेख के लिए महासचिव की मदद के लिए 8000 लोगों की टीम है और ये 8000 विभिन्न देशों से लिए गए लोग हैं, क्योंकि ये सचिवालय जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का सचिवालय है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय है। तो इसलिए इसमें 8000 जो कर्मचारी हैं विभिन्न देशों से हैं। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस, मैंने जो बताया था, ये पुर्तगाल से हैं और इनकी नियुक्ति 1917 1 जनवरी को हुई, यानी 1 जनवरी 22 को इनका कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा हो जाएगा। 1 जनवरी 2022 को। महासचिव को एक तरीके से हम कह सकते हैं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो प्रशासन को देखता है, जो पूरे संस्था का प्रशासन चलाने का दारोमदार महासचिव पर है। और वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बैठक को छोड़कर बाकी सभी अंगों की बैठक में भाग लेता है और इनके द्वारा दिए गए कार्यों को संपादित भी करता है। देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बैठकों को छोड़कर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मामला प्रशासनिक मामला नहीं है, वो न्याय का मामला है। उसके लिए न्याय कौशल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कोई मीटिंग वाली बात नहीं होती, किसी तरह की गोष्ठी या मीटिंग हो ऐसा नहीं है। तो इसलिए वहाँ की बैठक को छोड़कर बाकी अन्य संस्थाओं की जो बैठक है उसमें वो भाग लेता है। उसके साथ ही उन अंगों द्वारा दिए गए कार्यों को संपादन करने का कार्य भी उसका है। तो पहला है मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, उसका कार्य। दूसरा उसका कार्य है उसके अंतर्गत 8000 कर्मचारियों की व्यवस्था देखना। तीसरा कार्य उसका हम कह सकते हैं कि वह एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर बाकी मीटिंग्स में भाग लेता है। चौथा उसका कार्य हो गया विभिन्न अंगों के द्वारा दिए गए कार्यों का संपादन करना, जो उसको सौंपे गए हों। पांचवा उसका कार्य हो जाता है कि वह संपूर्ण संयुक्त राष्ट्र संघ, पूरा संगठन जो है, उसके कार्यों की रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट बनाकर उसे प्रस्तुत करता है। हर साल उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करनी पड़ती है संयुक्त राष्ट्र संघ
की कार्यशैली को लेकर, उसके बजट को लेकर और कोई मुद्दे हों उसको लेकर एक वार्षिक रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है? महासचिव। अगला कार्य जो उसका है कि सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित करता है उन मुद्दों पर जहां थोड़ा से खतरा नजर आ रहा है। ये एक बहुत अहम भूमिका है। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय को कोई ऐसा मुद्दा दिखता है, विभिन्न पत्राचार के माध्यम से, विभिन्न करस्पॉन्डेंस के माध्यम से, विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से, कि विश्व का कोई सा क्षेत्र किसी मुद्दे को लेकर अशांति की ओर बढ़ रहा है, तो वह संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्यान उस मुद्दे की ओर आकर्षित करता है। और अंतिम कार्य उसका हम बता दें कि वह इन कर्मचारियों की, जिनकी संख्या मैंने बताई, उनकी नियुक्ति के लिए भी जिम्मेदार है। वह उन्हें नियुक्त करता है। इसका अर्थ ये नहीं कि 8,000 के 8,000 उसी के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, पर उनके मुख्य अधिकारियों को वो नियुक्त करता है, फिर मुख्य अधिकारी अपने मातहत के लोगों को नियुक्त करते हैं, फिर उसके नीचे के लोग नीचे को नियुक्त करते हैं, आदि आदि। ऐसा पूरा एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसके टॉप पर, पिरामिड के टॉप पर महासचिव होता है। ठीक, तो ये अंतिम उसका जो दायरा है वह है, कार्यक्षेत्र जो है वह है नियुक्ति का। ये हो गया उसका ढांचा, सचिवालय का ढांचा। अब सचिवालय के ढांचे में आगे बढ़ते हुए ये देखें कि सचिवालय को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में। मैंने आपको बताया पूर्व में कि कोई संस्था बजट देखती है उसका, कोई सा डिपार्टमेंट, कोई डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स देखता होगा, कोई आदि आदि। अब यहाँ देखिए इनके कौन से भाग हैं। पहला है सुरक्षा परिषद से संबंधित विभाग, क्योंकि सुरक्षा का मामला सबसे अहम है। सुरक्षा का मामला शांति से जुड़ा हुआ है और सुरक्षा और शांति यूएनओ का मुख्य उद्देश्य है। सुरक्षा और शांति के मामले में किसी तरह की कोताही, किसी तरह का विलंब, किसी तरह की अनदेखी ना हो जाए, नहीं तो बहुत बड़ा जोखिम हो जाएगा। इसलिए सचिवालय का एक अलग विभाग है जिसका कार्य है सुरक्षा और शांति से संबंधित मामले, उसका विभाग। सुरक्षा परिषद से संबंधित विभाग। ठीक। दूसरा, सम्मेलन और सामान्य सेवाएं, क्योंकि वर्ष दर वर्ष, हर सप्ताह, हर महीने सतत रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न विभागों के सम्मेलन होते रहते हैं, चाहे वो राज्याध्यक्ष स्तर पे हो, सितंबर में होने वाला सम्मेलन जो वार्षिक है, महासभा का जो सम्मेलन होता है, विशेष अधिवेशन, चाहे वो विशेष अधिवेशन हो, किसी विशेष स्थिति में बुलाई गई महासभा की मीटिंग हो, या विभिन्न विभागों के द्वारा या यूएनओ के विभिन्न अंगों के द्वारा बुलाई जाने वाली मीटिंग की व्यवस्था करना, सम्मेलन की व्यवस्था करना और अन्य सेवाएं देखना, ये कार्य होता है इसका। ये दूसरा विभाग। तीसरा विभाग है प्रशासनिक और वित्तीय सेवाएं। प्रशासनिक और वित्तीय सेवाएं अर्थात आय व्यय का ब्यौरा, आर्थिक जरूरत का ब्यौरा, नफ़ा नुकसान का ब्यौरा, और कहाँ से कितनी आमदनी हो रही है, कौन देश कितना पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन से देश डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, कौन से देश ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, कौन से देश का योगदान संयुक्त राष्ट्र संस्था नाम की संस्था को चलाने में बेहतर है, न्यूनतर है, न्यूनतम है, आदि आदि। ये सब का लेखा जोखा, ये पूरा हिसाब रखने के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय संस्थाएं नाम की संस्था है। अगली संस्था है आर्थिक मामलों का विभाग। वित्तीय और आर्थिक एक ही शब्द लगता है, पर वित्तीय से ताल्लुकात है संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय के द्वारा अपने बजट का प्रावधान, और आर्थिक विषय मतलब अंतर्राष्ट्रीय मामले, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दे जिसमें व्यापार जुड़ा हो, अंकटाट का मामला जुड़ा हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मामले जुड़े हों, मुद्रा, वैश्विक मुद्रा का मामला जुड़ा हो, वैश्विक मंदी का मामला हो, आदि आदि। ये अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, जो अहम इसलिए हैं
क्योंकि आर्थिक मुद्दे काफ़ी कुछ शांति और अशांति का कारण बनते हैं। तो इसलिए जैसे सुरक्षा परिषद के साथ संबंध बनाए रखने के लिए सचिवालय का एक अलग विभाग है, ऐसे आर्थिक मुद्दों पर अपनी पैनी नज़र रखने के लिए एक आर्थिक विकास का विभाग है, आर्थिक विषयों का विभाग है। अब पांचवा हो गया न्याय विभाग। जैसा शब्द से स्पष्ट है, ये न्याय संबंधी मामले जो न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित हैं, या न्याय संबंधी मामलों को लेकर जो पत्राचार होते हैं, वे मामले यहाँ पर जाते हैं। विभिन्न देशों के बीच में जो पत्राचार होते हों, वे सब न्याय विभाग में जाते हैं। छठवां है संयुक्त राष्ट्र संघ क्या कर रहा है, उसकी क्या योजनाएं हैं, उसकी कहाँ तक पहुँच है, अपने कार्यों में कितना सफलतापूर्वक वो बढ़ रहा है, ये विश्व की जनता को, विश्व के राजनेताओं को, विश्व के नागरिकों को मालूम होना चाहिए। और ये कहाँ से पता लगेगा, जानकारियाँ कहाँ से मिलेंगी? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महत्वपूर्ण सफलताएं हैं, सफलताओं का श्रेय जिनको मिलता है, उसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या खोया, क्या पाया, दिन प्रतिदिन, सप्ताह दर सप्ताह, वर्ष दर वर्ष, इसकी जानकारी संयुक्त राष्ट्र संघ में सचिवालय का एक विभाग है जिसका नाम है लोक सूचना विभाग, पब्लिक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, जनता को सूचना देने वाला विभाग। ठीक, लोक सूचना विभाग जो एक तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ का माउथ पीस है। संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधियों की जानकारी लोगों तक पहुंचाता है, राज्याध्यक्ष से लेकर, विभिन्न देशों से लेकर जनता तक। अगला जो विभाग है, सातवां विभाग, वह है सामाजिक विषयों से संबंधित विभाग। शिक्षा, बाल विकास, स्त्री, मजदूर, भोजन आदि, फूड, एग्रीकल्चर, ये इसका जो समाज से ताल्लुकात है, सांस्कृतिक, समाज से जुड़े हुए तो वैसे सभी मुद्दे हैं, पर आर्थिक मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा, प्रशासनिक मुद्दा और व्यय का मुद्दा, इसको छोड़ दिया जाए तो बाकी जो बचे हुए क्षेत्र हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके अतिरिक्त फूड, अनाज की योजनाएं, सांस्कृतिक योजनाएं, ये सब को देखने के लिए, इन सब कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए सामाजिक विषयों से संबंधित एक विभाग है। और आठवां और अंतिम विभाग है ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप विभाग का काम ट्रस्टीशिप से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उन पर नज़र रखना, उन संबंधित मुद्दों पर अपनी टिप्पणी देना, और जो ट्रस्टीशिप काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में सामंजस्य बनाए रखना। इस प्रकार हम देखते हैं कि जहां यूएनओ के 6 अंग हैं, वहीं यूएनओ का एक अंग जो सचिवालय है उसके 8 पार्ट हैं। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी संस्था। अब सोचिए, सचिवालय स्वयं में 8000 कर्मचारी, तो बाकी जो 5 जो संस्थाएं हैं, जिसमें महासभा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, और बाकी जो संस्थाएं हैं, बाकी जो अंग हैं, इसमें कितने लोग होंगे? और इस प्रकार कुल मिलाकर संयुक्त राष्ट्र संघ कितना विशाल एक दायरा रखता है और इसका आकार ही कितना विशाल है। सचिवालय, उसकी व्यवस्था और उसके विभिन्न अंग। इसके बाद सचिवालय से संबंधित अगला बिंदु है सचिवालय के कार्य। जैसा कि इन विभिन्न अंगों से ही आपको स्पष्ट हो गया है कि इसके कार्य क्या क्या हैं, लेकिन बिंदुवार कुछ 5-6 कार्यों का जिक्र करना विशेष जरूरी है। पहला, सचिवालय का पहला कार्य है संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों, अभिकरणों
और एजेंसियों द्वारा लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करना। कार्यान्वयन, निर्णय कार्यान्वयन, ये पहला बिंदु है। किन के निर्णय? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा लिए गए, चाहे उसके विभिन्न अभिकरणों के द्वारा लिए गए हों, चाहे उसके विभिन्न अंगों के द्वारा लिए गए हों, विभिन्न एजेंसियों के द्वारा लिए गए हों। इन निर्णयों का क्रियान्वयन करना, इनको कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ में सचिवालय की है। बहुत अहम जिम्मेदारी है, क्योंकि निर्णय लिए जा रहे हों, निर्णय लेने में समय नहीं लगता, निर्णय लेना कोई कठिन काम नहीं है। उन निर्णयों को लागू करना, उनको कार्यान्वित करना, सुनिश्चित करना कि लिए गए निर्णय यथावत लागू हो रहे हैं। जिन उद्देश्यों से निर्णय लिए गए हैं, जिन उद्देश्यों से ये कार्य होना है, वो उद्देश्य पूरे हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है सचिवालय का। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठकों का आयोजन करना। मैंने जैसा आपको बताया, सचिवालय का एक अंग है सम्मेलन करवाना और विभिन्न बैठकें करवाना। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सारे अंग हैं? 6 अंग हैं। हर अंग के अपने अपने उप अंग और हैं, और ये सभी अंगों और उप अंगों की अपनी अपनी मीटिंग दिन प्रतिदिन चलती होगी। और वो मीटिंग मात्र न्यूयॉर्क हेड ऑफिस में ही नहीं, विश्व के विभिन्न स्थलों में मीटिंग होती है, क्योंकि ये वैश्विक संस्था है। तो ये सुनिश्चित किया जाता है कि इनकी जितने भी बैठकें हों वो अलग अलग क्षेत्रों में हों, किसी एक क्षेत्र का दबाव ना पड़े, किसी एक क्षेत्र पर भी दबाव ना पड़े। और इसलिए इस सबकी मीटिंग की व्यवस्था, इसका बजट, इसका आय व्यय, ये सारा कौन देखता है? सचिवालय देखता है। तीसरा, सुरक्षा परिषद को जानकारियां उपलब्ध कराना। आखिर मैं फिर से दोहराऊंगा, सुरक्षा परिषद को जानकारियां उपलब्ध कराना। ये जानकारियां सुरक्षा परिषद के पास सचिवालय में कहाँ से आती हैं? सचिवालय के कार्यक्षेत्र में तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ जानकारियां वो इकट्ठा करता है। तो फिर और वो भी सुरक्षा परिषद कैसे उसके लिए जानकारियां देना, ये भी उसका एक महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्र है। तो सवाल ये उठता है कि इस एजेंसी या सचिवालय के पास जानकारियां कहाँ से आती हैं? मैंने आपको बताया कि सचिवालय जो है वो सभी अंगों के बीच में सामंजस्य का काम करता है, तालमेल का काम करता है। विभिन्न अंगों के द्वारा दिया गया जो उसको कार्य है, उसके कार्यान्वयन में मदद करता है। ऐसा करते हुए उसके पास बहुत तरह की सूचनाएं आती हैं, लिखित रूप में, मौखिक रूप में और अन्य जरियों से उसके पास बहुत सारी सूचनाएं आती हैं। उन सूचनाओं में जो सूचनाएं सुरक्षा संबंधी मामलों से जुड़ी हैं, शांति अशांति के मामलों से जुड़ी हैं, उसे वो सुरक्षा परिषद को बढ़ा देता है। तो इस प्रकार सचिवालय में 8000 कर्मचारी हैं, विभिन्न देशों के हैं। उनके माध्यम से भी उसके पास जानकारियां आती हैं। विभिन्न देशों का पत्राचार सचिवालय से होता है और विभिन्न अंगों के बीच में हुआ पत्राचार भी सचिवालय के माध्यम से होता है। मैं पुनः दोहरा दूं, विभिन्न देशों के बीच हुआ पत्राचार सचिवालय के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के पत्राचार, अंतर्राष्ट्रीय मामलों का पत्राचार जिसका संबंध यूएनओ से है, और इसके साथ ही सचिवालय उस तरह का भी एक कार्य करता है जिसमें उसके पास सभी तरह की जानकारियां आती हैं। तो इन जानकारियों को वो किसको उपलब्ध कराता है? सुरक्षा परिषद को उपलब्ध कराता है। विभिन्न जानकारियां, सूचनाएं उपलब्ध कराता है। ये हो गया उसका दूसरा कार्य, बल्कि तीसरा कार्य। चौथा कार्य इसका क्या है? महासभा में लिए गए निर्णय, महासभा में जो वार्तालाप, जो भाषण,
इसका रिकॉर्ड रखना। रिकॉर्ड यानी दूसरा है सचिवालय का कार्य रिकॉर्ड कीपिंग ऑफिस। महासभा के अंदर होने वाले भाषण, कार्यक्रम, जो भी बातें हुई हैं उसका रिकॉर्ड रखता है, और रिकॉर्ड रखते हुए एक तरीके से वह रिकॉर्ड रूम का भी काम करता है। आखिर रिकॉर्ड रखे क्यों जाते हैं? रिकॉर्ड रखने के बहुत से कारण हैं। खासकर सबसे अहम कारण यह है कि किसी राज्याध्यक्ष ने कुछ बयान दिया है, वो बयान से कहीं मुकर जाएगा भविष्य में, तो उसे वो बयान पूर्व में दिया गया उसे दिखाया जा सकता है कि आपका ये बयान रिकॉर्डेड है, तो बयान से कोई मुकर नहीं सकता। इसके साथ ही रिकॉर्ड की इसलिए भी जरूरत होती है, ये बताने के लिए कि किसी मुद्दों पर पूर्व में चर्चा हो चुकी है और इसके ये निर्णय है, और ये निर्णय वर्तमान में लिए गए निर्णयों के से तालमेल खा रहे हैं या नहीं, आदि आदि बहुत से कारण होते हैं। रिकॉर्ड रखना मतलब एक इतिहास बनना। 70 साल का यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का इतिहास हमें देखना है तो इस इतिहास को जानने के लिए सबसे अच्छा स्रोत और जरिया होगा सचिवालय का रिकॉर्ड रूम, जहां सभी तरह के पत्राचार, सभी घटनाओं से संबंधित पत्राचार, संबंधित देशों के बीच के ही पत्राचार नहीं बल्कि विश्व के उन देशों के भी पत्राचार जिससे उन घटनाओं का उनका कोई ताल्लुकात नहीं है लेकिन अपनी चिंताएं तो होंगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत अहम कार्य है सचिवालय का, महासभा के निर्णयों का रिकॉर्ड रखना और आवश्यकता पड़ने पर उसे सभा के सामने प्रस्तुत करना। इसके बाद पांचवा जो इसका कार्यक्षेत्र है, संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के सभी काम करता है और विभिन्न अंगों द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों को लागू करता है। यह मैंने पूर्व में भी बताया कि सचिवालय एक विभिन्न अंगों के द्वारा भेजे गए जो एजेंडा है उसके कार्यान्वयन का कार्य करता है। तो उसे दूसरे शब्दों में हम यही कहें कि सचिवालय जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के सभी कार्य करता है और इनके विभिन्न अंगों द्वारा निर्धारित कार्यक्रम एवं नीतियों को लागू करने का काम, लागू करवाने का काम। और छठवां अंतिम जो उसका छठवां जो अंतिम है, मुद्दों और सूचनाओं का रिकॉर्ड। जो पूर्व में जिस रिकॉर्ड की चर्चा है वह है महासभा की बातों का रिकॉर्ड, महासभा में हुए सभी निर्णयों का रिकॉर्ड, और ये एक दूसरा है सभी मुद्दों पर जो भी बातें हुई हैं, जो भी चर्चाएं हैं, जो भी करस्पॉन्डेंस है उस और जो भी सूचनाएं हैं उन सूचनाओं का रिकॉर्ड। तो इस प्रकार ये रिकॉर्ड रूम का काम करता है। ये हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से। चूंकि हम सचिवालय की बात कर रहे हैं जिसका मुखिया होता है महासचिव, सेक्रेटरी जनरल, हम थोड़ा सा नज़र पूर्व के सेक्रेटरी जनरल के नामों पर देखें और कहाँ से थे, जिसमें मैंने बारंबार पूर्व में बताया ट्रिग्वे ली जो पहले सेक्रेटरी जनरल बने 1945-46 से, नॉर्वे के थे 1952 तक। उसके बाद मैंने जिक्र किया था डाग हैमरशोल्ड का जो स्वीडन के थे। नॉर्वे के बाद अगले जो मुखिया बने, अगले महासचिव वे स्वीडन के थे, और इनका जिक्र किस संबंध में आया था? एक प्रसिद्ध उक्ति के संबंध में, और वो उक्ति थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक से बचाने के लिए है। ठीक। उसके बाद यूथांड, ये जो पूर्व के जो दो आपके नाम हैं ये विकसित देशों के लोग थे, स्वीडन, नॉर्वे। पहली बार एक विकासशील और वो भी निर्धन देश, बल्कि पहली बार एशिया से एक विकासशील देश से, और वो भी ऐसा जो निर्धनता की श्रेणी में है, वहाँ के नेता संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने और बहुत सफल महासचिव।
उनका नाम था यूथांट। क्या नाम था? यूथांट। और इनका कार्यकाल 2 बार रहा। तो इस प्रकार यूथांट जो थे वे 2 बार 5-5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किए। 1971 तक बर्मा से थे। ये कहाँ से थे? बर्मा, एशिया, बर्मा, जिसे म्यांमार कहते हैं आज। म्यांमार से चुने गए ये नेता थे। बड़े सफल कूटनीतिक रहे। बहुत सफल पारी इनकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के रूप में थी। फिर अगले कुछ आए जिसमें कुर्ट वाल्डहीम ऑस्ट्रिया, जेवियर कुयार पेरू, बुतरस घाली इजिप्ट। ये भी एक ऐसा नाम है जो बड़े इज्जत से लिया जाता है। बुतरस घाली, ये इजिप्ट थे आए से, और एक बार का कार्यकाल 1992 से 1996, 5 वर्ष का इनका रहा बुतरस घाली। बहुत सफल महासचिवों में एक नाम और आता है, और वो नाम है इसके बाद, बुतरस घाली के बाद, और वह भी एक अत्यधिक गरीब देश से, और जहां मिस्र अफ्रीका से पहली बार कोई बना था बुतरस घाली का, वहीं अफ्रीका से फिर दोबारा एक और महासचिव आए। एशिया, यूरोप से तो आए ही, मैंने बताया नॉर्वे, स्वीडन। उसके बाद एशिया से पहले आने वाले यूथांट जो म्यांमार के थे, जिन्होंने 2 पारी खेली सफलतापूर्वक। फिर रूस वगैरह से आए, फिर दक्षिण अमेरिका से आए, पेरू से, और अफ्रीका से पहली बार बुतरस घाली, और उसके बाद कोफी अन्नान। ये बहुत ही रिस्पेक्टेड, विश्व के बहुत रिस्पेक्टेड महासचिव माने गए, और उनका कार्यकाल 2 बार का रहा, 1997 से 2006। क्या नाम? कोफी अन्नान। कोफी अन्नान एक तरीके से पहले नीग्रो महासचिव भी थे, और ये एक बहुत बड़ी बात थी, पहले ब्लैक महासचिव का आना, क्योंकि ये विश्व राजनीति में साबित करता है कि अब समाज में सबका स्थान बराबरी का था। पहले ब्लैक्स 1967 से पहले विशेष रूप से ब्लैक्स को एक तरीके से थोड़ा हीन दृष्टि से देखा जाता था, अकारण ही। और फिर अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग ने, उनके द्वारा किए गए आंदोलन के परिणाम स्वरूप ब्लैक्स को अमेरिकी समाज में बराबरी का दर्जा मिलता है, और वहाँ से शुरू होती ही पूरे विश्व बिरादरी में ब्लैक्स को समान स्तर पर देखने की शुरुआत। उसी श्रेणी में कोफी अन्नान का जो घाना के थे, देखिए अफ्रीका के नक्शे में घाना, ये घाना के थे, वहाँ से ये महासचिव बनते हैं। फिर बान की मून, दक्षिण कोरिया, एशिया से पुनः, और अभी पुर्तगाल से एंटोनियो गुरेज 2017 से हैं। ट्रिग्वे ली जो थे वो कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई में युद्ध विराम के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया। ट्रिग्वे ली ने भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई में युद्ध विराम के लिए काफ़ी प्रयास किया था, और इसलिए वो विशेष रूप से चर्चित रहे हमारे भारत की राजनीति के संबंध में। लेकिन कोरिया युद्ध, जो हम किसी अन्य अध्याय में पढ़ेंगे, उसमें वो असफल रहे उसको रोकने में, और दोबारा महासचिव इन्हें नहीं बनने दिया गया, और ये त्यागपत्र देने को विवश हुए। दूसरे जो महासचिव थे, डग हैमरशोल्ड, ये अर्थशास्त्री थे, वकील थे, और इनका नाम मुख्य रूप से सुएज नहर से जुड़े विवाद के लिए होता है। सुएज नहर क्या है? देखिए, नक्शे में एक नहर, कहने का तो एक नहर है, लेकिन शायद दुनिया की सबसे अहम नहर है। और ये नहर भी देखिए 2 महाद्वीपों के बीच से होती हुई। इस नहर की महत्ता को आप
इस रूप में समझ सकते हैं कि इसने विश्व व्यापार में कई गुना वृद्धि की और ये नहर के बनने से बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी सामने आए। लेकिन मुद्दे से हट कर जाएं तो सुएज नहर जो है वो दुनिया के लिए एक वरदान साबित हुआ। लेकिन जब वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का खड़ा बन गया था तो डॉग हैमरशोल्ड की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण थी और उन्हें इस भूमिका के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार। तो पहला महासचिव जिसे नोबेल पुरस्कार मिला वे हुए डॉग हैमरशोल्ड। वैसे सोवियत संघ और फ्रांस ने इनकी इस भूमिका की आलोचना की थी, लेकिन कुल मिलाकर सुएज नहर की समस्या के निराकरण और अपने अन्य कार्यों के लिए इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। यू थांड की मैंने बात की, जो प्रथम एशियाई थे और वो भी एक बड़े अविकसित देश के थे, म्यांमार के। वे मूल रूप से शिक्षक थे। इनका नाम जुड़ा हुआ है मिसाइल संकट से, जो क्यूबा से जुड़ा है, जिसे मैंने अन्य अध्यायों में जिसका जिक्र किया है, शीत युद्ध से लेकर शीत युद्ध के संबंध में, दो ध्रुवीय विश्व के संबंध में, अमेरिकी वर्चस्व के संबंध में, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का जिक्र बारंबार आता है। और ये 20वीं शताब्दी के शीत युद्ध के काल में एक बहुत ही बड़ी अहम घटना थी, इस दृष्टि से कि क्यूबा की मिसाइल क्राइसिस ने विश्व को तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ा कर दिया था। तीसरे विश्व युद्ध के उस दौरान यू थांड महासचिव थे और उसका समाधान करने में, और उसके अलावा कांगो, देखिए क्यूबा को तो आप देख सकते हैं नक्शे में, अमेरिका से लगा हुआ, लेकिन रूस का उसमें बहुत दखल था, क्योंकि क्यूबा और सोवियत संघ दोनों में कम्युनिस्ट विचारधारा का शासन था। वहाँ की समस्या कुछ अलग थी। तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस का संबंध यू थांड के काल का है। और ऐसे ही दूसरी जो घटना उनके काल में हुई वह थी कांगो का संकट। वह अफ्रीका में है कांगो। वहाँ पे कुछ संकट पैदा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संकट। उसको लेकर जो प्रयास किए गए इनके द्वारा, यू थांड के द्वारा, वे उसे सराहा गया। साइप्रस में भी संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना बहाल की। उदाहरण एक जिक्र करना चाहूँगा कि यहाँ की सेना का नेतृत्व भारतीय कर रहे थे। ये एक शांति सेना थी, अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना। इसका विस्तार से बाद में वर्णन होगा। फिलहाल आप ये जानें कि साइप्रस की शांति सेना की बहाली में भी यू थांड का अहम योगदान, और वियतनाम युद्ध के दौरान जो अमेरिका ने वियतनाम पर जबरदस्ती थोपा था, यू थांड ने अमेरिका की सख्त आलोचना की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसका मुख्य आय का स्रोत अमेरिका है, जिसका सबसे ज़्यादा धन अमेरिका से आता है, उस अमेरिका की निर्भरता, अमेरिका पर संयुक्त राष्ट्र संघ की निर्भरता की परवाह किए बिना यू थांड ने अमेरिका की कटु आलोचना की थी, जिसके लिए वे काफ़ी चर्चित हुए थे। अगले महासचिव कुर्ट वाल्डहाइम, ये नामीबिया, लेबनान की समस्या के लिए इन्होंने प्रयास किया, और बांग्लादेश में राहत अभियान। कुर्ट वाल्डहाइम का कार्यकाल 2 बार का रहा। यानी एक सफल महासचिव के रूप में जाने जाते हैं, जो ऑस्ट्रिया से थे। और तीसरी बार भी इनके नाम का प्रस्ताव गया था, और विश्व का अधिकतर देश विश्व के उनके पक्ष में थे। लेकिन चीन ने इनके महासचिव की दावेदारी का विरोध कर दिया, वीटो कर दिया। और वीटो क्या होता है इसका जिक्र मैं पूर्व में कर चुका हूँ। तो कुर्ट वाल्डहाइम
इनका संबंध जो ऑस्ट्रिया के, इनका बेसिक संबंध नामीबिया और लेबनान की समस्याओं के निराकरण के लिए। उसके बाद ज़ेवियर पेरेज डे क्वेर पेरू के अफगानिस्तान में शांति के प्रयास के लिए, नामीबिया की आज़ादी के लिए, और एक घटना फॉकलैंड वॉर जो ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच हुई थी। फॉकलैंड आप देखिए नक्शे में दक्षिण अमेरिका के निकट है, अर्जेंटीना से लगा हुआ। ब्रिटेन ने एक तरीके से वहाँ कब्जा किया हुआ था। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल आ गया था और यहाँ पर पेरेज डे क्वेर की भूमिका बहुत सराहनीय रही और अंततः ये फॉकलैंड वॉर क्राइसिस जो है उसका निपटारा शांतिपूर्वक हुआ। अगले महासचिव बुतरस गाली, मैंने बताया मिस्र के थे और इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी। ये बड़े प्रसिद्ध महासचिव थे। उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी जिस रिपोर्ट का शीर्षक था एन एजेंडा फॉर पीस, शांति का एक एजेंडा। इसके अलावा कई क्षेत्रों में इन्होंने कार्य किया, लेकिन दुर्भाग्य से कई आरोप भी लगे। इनका कार्यकाल एक सत्र का रहा, एक सत्र यानी 5 वर्षों का, और अमेरिका से इनकी बड़ी गंभीर असहमति थी। ये अफ्रीका के थे और अमेरिका का रवैया अफ्रीकी देशों के प्रति कुछ अलग रहता है। संभवतः यही बात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बुतरस गाली के खिलाफ गई और अमेरिका ने उनके महासचिव बनने का कड़ा विरोध किया था, इसलिए दोबारा नहीं चुनेगा। तो उसके बाद कौन आए? कोफी अन्नान। कोफी अन्नान वैसे तो संयुक्त राष्ट्र संघ के ही अधिकारी थे। वो महासचिव बनने के पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्यरत थे। तो इस प्रकार ये पहले व्यक्ति बन जाते हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ से ही आगे बढ़ते हुए वहाँ के महासचिव बनते हों। अमेरिकी नेतृत्व में जो इराक में हमला हुआ था उसे उन्होंने अवैध कहा। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव द्वारा अमेरिका की खिलाफत करना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती, खासकर उस काल में जो अमेरिकी वर्चस्व का काल है। 2 ध्रुवीय विश्व का अंत हो चुका था और पूरे विश्व जो है वो अमेरिका के वर्चस्व में था और आज भी है। उस काल में कोफी अन्नान द्वारा अमेरिका की आलोचना करना, खासकर इराक के मामले में, ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने और कुछ अन्य कार्य किए और उन कार्यों के लिए उन्हें भी 2001 में नोबेल पुरस्कार मिला। तो इस प्रकार महासचिवों की श्रृंखला में ये दूसरे महासचिव जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, कोफी अन्नान, और पहला डॉग हैमरशोल्ड स्वीडन, ये 2 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला। फिर बान की मून आए जो कोरिया से थे। इनका विशेष क्षेत्र रहा परमाणु निरस्त्रीकरण का, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ विशेष नहीं। और वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस हैं जो पुर्तगाल से हैं। महासचिव, उनका योगदान एक तरीके से हम कह सकते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का योगदान है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय के माध्यम से काम करता है। सचिवालय के मुखिया महासचिव कहलाते हैं।